हेलो फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले ही 9 अगस्त 2021 को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। इसे मनाने के पीछे एक कारण यह समझ सकते हैं कि जो एक बची हुई दुनिया है उसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही उनके क्या सामाजिक अधिकार हैं यह बताने की कोशिश की जा रही है और आर्थिक और न्यायिक तौर पे उन्हें जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी संदर्भ में अगर बात करें कि पहली बार विश्व आदिवासी दिवस यानी कि मूल निवासी दिवस भी कहते हैं कब मनाया गया था, तो 9 अगस्त 1994 को जिनेवा में मनाया गया था। अगर भारत के संदर्भ में बात करें कि जहां भी जनजातीय लोग रहते हैं तो उनके प्रशासन और नियंत्रण के संदर्भ में संविधान में क्या उल्लेख किया गया है, तो हम पाते हैं कि संविधान के 5वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है। साथ ही जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वहां पे संविधान की 6ठी अनुसूची का जिक्र मिलता है। तो अगर इसे हम विस्तार से समझना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले इसके पृष्ठभूमि को समझना पड़ेगा कि इसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई। और अगर हम पृष्ठभूमि पर बात करते हैं तो हमें संविधान सभा में जाना चाहिए कि संविधान सभा की जब बैठक चल रही थी संविधान निर्माण के लिए, तो उसमें आदिवासियों के तरफ से जो खड़े हुए थे लीडर्स, उन्होंने क्या तर्क रखे थे यह हमें जानना जरूरी है। और अगर हम लोग यह जानना चाहते हैं कि वो कौन शख्स थे जिन्होंने तर्क रखे थे, तो जयपाल सिंह मुंडा का जिक्र आता है और जिनका जन्म 1903 में 3 जनवरी को हुआ था। अगर उनके बारे में बात करें तो उनका जन्म रांची में ही हुआ था और उनके परिवार ने ईसाई धर्म को अपना लिया था। वो पढ़ने में काफी तेज थे। फिर आगे का जो शिक्षा का बात करें तो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए, वहां से उन्होंने पढ़ाई इकोनॉमिक्स में की थी और वो हॉकी के काफी अच्छे प्लेयर भी थे। तो 1928 में जब ओलंपिक का खेल हो रहा था तो उसमें वो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान बने थे और फाइनल मैच में 3-0 से भारत ने गोल्ड मेडल जीता था। फिर जब भारत आते हैं तो वह आदिवासियों की तरफ से संविधान सभा में जाते हैं और आदिवासियों के जो भी अधिकार हैं, जो भी उनकी समस्याएं हैं, उस पर वो खुलकर बात करते हैं, काफी मुखर तरीके से रखते हैं और खरा खरा बोलने का इन्हें आदत है। जयपाल सिंह मुंडा की बात करें तो ये जब बात कहते हैं तो यह नहीं सोचते कि अगला वाले पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए कि इनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो आदिवासियों का अधिकार है, जो हजारों वर्षों से जो शोषण होते आ रहा है, उसे आगे न लिया जाए। शोषण से मुक्ति चाहिए, जैसे और सब भारतीय नागरिक रह रहे हैं उसी तरह से अधिकार आदिवासियों को भी चाहिए। इस संदर्भ में वो बोलते हैं आदिवासियों के तरफ से। जयपाल सिंह मुंडा पहली बार 19 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में अपना भाषण देते हैं और भाषण देते हुए अपने आप को एक जंगली के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही वह अज्ञात लोगों के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि सर, मैं एक जंगली कहलाने में अपने आप को गर्व महसूस करता हूं। इस देश के अपने हिस्से में हम लोग इसी नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि एक जंगली, एक आदिवासी के रूप में मेरा व्यवहारिक ज्ञान कहता है कि हम में से प्रत्येक को मिल करके स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना चाहिए, एक साथ संघर्ष करना चाहिए। जयपाल सिंह मुंडा आदिम लोगों की शिकायतों को स्वर देने में कोई कोताही नहीं बरते यहाँ पर और उनका कहना था कि उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनका निरादर किया जा रहा है। पिछले 6000 वर्षों से उनकी उपेक्षाएं की जा रही है। कब और कैसे यह सब हुआ उस पर वो बात कहते हैं कि आदिवासी लोगों के अपमान और उपेक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है। अपने संविधान सभा में भाषण में कहते हैं कि हम हिंदू घाटी सभ्यता की पैदाइश हैं, यानी कि हम यहाँ का मूल निवासी हैं और जब आर्यों का आक्रमण हुआ तो हमें मैदानी एरिया छोड़ करके जाना पड़ा जंगलों में निवास करने के लिए। यानी कि एक चीज समझ में आता है कि जो आदिवासी हैं यानी कि जो मूल निवासी के हुए वो शुरू से जंगल में निवास नहीं कर रहे हैं। जब आर्यों का आक्रमण होता है और आक्रमण के कारण इन्हें पलायन करना पड़ता है। साथ ही जो जयपाल सिंह मुंडा हुए वे संविधान सभा में बैठे हुए लोगों को भी उन पर प्रहार करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे जो भी लोग बैठे हुए हैं वो भी नाबंतुक घुसपैठिए हैं। यहाँ पर जयपाल सिंह मुंडा का एक भाषण सुनना बहुत जरूरी है। उनका पहले भाषण सुनिए फिर बात करते हैं। I thank you for giving me out as representing the Aboriginal community of Chotanagpur. I wanted to say a few words to congratulate Dr. Rajendra Prasad, especially on behalf of the tribal members of this Constituent Assembly. So far as I have been able to count, we are only 5. We are millions and millions, and we are the real owners of India. It has recently become the fashion to talk of quit India. I do hope this is only a stage
for the rehabilitation, for the resettlement of the real people of India. Let the British quit, then after that, all the later comers, later intruders quit. Then there will be left behind only the Aboriginal people of India. We are indeed very glad that we have Dr. Rajendra Prasad to be the permanent chairman of this assembly. We tribals feel that as he belongs to a province where there is in the southern portion of it the most compact Aboriginal area in the whole of India perhaps, that we, in presenting our case, will at least get a sympathetic hearing from him. I do not wish to say anything about his merit. They are already too well known. But let me end by saying that we hope the rest of the House, while he is giving us his sympathy, will also reciprocate with him. अभी जो हम लोगों ने जसपाल सिंह मुंडा का भाषण सुना तो उसमें वो कहते हैं कि ब्रिटिश के जाने के बाद जो भी यहाँ घुसपैठिए आए हैं, बस गए हैं, उन्हें भी जाना होगा, इसलिए कि यह देश हमारा है, यहाँ पे शासन करने का अधिकार हमारा, इस तरह से बात करते हैं। और अगर बात करें कि घुसपैठिए यहाँ पे कौन लोग हैं, तो सबसे पहले आर्य मतलब लोगों से उठाना पड़ेगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का बात आता है। हुन, कुषाण, शक, इस तरह से और भी लोग बारी आए। फिर दिल्ली सल्तनत में जितने शासक वर्ग हुए, मुगल काल में हुए, तो सब लोग बारह ही हैं। तो यानी कि सबको ये जसपाल सिंह मुंडा चिन्हित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सबको जाना पड़ेगा यहाँ से छोड़ करके देश को। और इसी में अगर एक चीज और हम जोड़ते हैं कि बहुत सारे विवाद एक प्रश्न है कि आर्य यहाँ के मूल निवासी हैं कि नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि आर्य यहाँ के मूल निवासी हैं, बहुत लोग कहते हैं कि आर्य यहाँ का मूल निवासी नहीं है। तो जैसे कुछ किताबों को पढ़ने से यह लगता है कि आर्य यहाँ के मूल निवासी नहीं है। जैसे जवाहरलाल नेहरू का किताब लिखा हुआ भारतीय खोज, उसको पढ़ने से एहसास होता है कि जब यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता थी तो आर्य लोगों का आक्रमण हुआ। आप विकिपीडिया पे चीज पढ़ सकते हैं। और अभी कुछ समय पहले ही, यानी कुछ वर्ष पहले ही, हरियाणा के राखीगढ़ी में एक अवशेष मिला था, मतलब कुछ अवशेष मिले। तो उन अवशेषों का जब डीएनए किया गया तो उत्तर भारतीयों से वह मैच नहीं किया, वह दक्षिण भारतीय में जो जनजाति लोग हैं उनसे मैच किया। मतलब इससे भी समझा जा सकता है कि जो आर्य लोग यहाँ के मूल निवासी नहीं है। और जैसे हमने एक बात कहा था कि जो जसपाल सिंह मुंडा है वह खरा खरा बात कहने वाले हैं। वह जब बात कहते हैं आदिवासियों के हित में, आदिवासियों के अधिकार के संदर्भ में, आदिवासियों का शोषण मुक्त समाज के बारे में, तो यह नहीं सोचते कि अगला क्या सोचेगा। और संविधान सभा में जो बैठे हुए हैं उसे भी वो घुसपैठिए के नजर से देखते हैं और कहते हैं कि इसमें अधिकांश लोग वैसे ही लोग ही बैठे हुए हैं। जसपाल सिंह मुंडा अफसोस जताते हुए कहते हैं कि पूरे देश में लगभग 3 करोड़ के आसपास आदिवासियों की संख्या है और सदन में उनका प्रतिनिधित्व करने वालों की संख्या मात्र 6 है। तो वह चाहते हैं कि सदन में उनके प्रतिनिधित्व की संख्या बढ़ाई जाए। साथ ही एक बात कहते हैं कि अगर हम कह रहे हैं कि सदन में आदिवासियों की संख्या बढ़ाई जाए तो मेरा तात्पर्य सिर्फ पुरुषों से नहीं है, बल्कि आदिवासी महिलाओं की संख्या भी ऐड किया जाए, उसमें उनकी उचित मात्रा में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित की जाए। साथ ही यह कहते हैं कि जो सदन है उसमें पुरुषों का संख्या जरूरत से ज्यादा है, यहाँ पे महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाए। और कहते हैं कि जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, जो देश निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, उसमें उनकी भूमिका सकारात्मक दिखनी चाहिए। जसपाल सिंह आगे बात करते हुए कहते हैं कि आप आदिवासियों को लोकतंत्र का पाठ नहीं पढ़ा सकते, आपको उनसे लोकतांत्रिक तरीका सीखना चाहिए। वे इस धरती के सर्वाधिक लोकतांत्रिक लोग हैं। आदिवासी समुदायों में जिस तरह की लोकतांत्रिक परंपराएं मौजूद हैं और जिस तरह से वे अमल करते हैं, यह देश उन पर गर्व कर सकता है। उनमें असमानता नहीं है। इनमें समुदाय का एक हिस्सा बिना किसी कारण और तर्क के दूसरे पर भेदभाव नहीं करता, उनके जीवन को दुष्कर नहीं बनाता। कहते हैं कि महाशय, हमारे लोगों को पर्याप्त सुरक्षा नहीं चाहिए, उन्हें मंत्रियों से सुरक्षा चाहिए। हम किसी विशेष सुरक्षा की मांग नहीं करते, हम चाहते हैं कि हमारे साथ भी अन्य भारतीयों जैसा ही बर्ताव किया जाए। वे आगे फिर एक अनुच्छेद 13(b) के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि इस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से और बिना किसी हथियार के प्रदर्शन की बात कही गई है, वे जमा हो सकते हैं, अपनी सभा बना सकते हैं। तो इसमें आगे कहते हैं कि आर्म्स एक्ट के तहत प्रावधान को बहुत ही शरारतपूर्ण तरीके से आदिवासियों पर लागू किया गया है। कुछ राजनीतिक दलों ने तो यह कहकर हद कर दी कि आदिवासी लोग आज भी तीर कमान, लाठी और कुल्हाड़ी लेकर चलते हैं। इसका मतलब यह है कि ये लोग हमारे लिए मुश्किल पैदा करने वाले हैं।
लेकिन वो आगे कहते हैं कि पर आदिवासी लोग तो ऐसा पीढ़ी दर पीढ़ी करते आए हैं और जो आज कर रहे हैं वो पहले भी करते रहे हैं। फिर आगे जसपाल सिंह मुंडा उरांव जनजाति का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि इस असेंबली में उनका रिप्रेजेंटेशन एक ही है, जबकि उनकी जनजातियों में आबादी चौथी सबसे बड़ी है। और फिर आगे वे उनके सांस्कृतिक परंपराओं पर प्रकाश डालते हैं और वे यात्रा और मेले का आयोजन करते हैं। इस संदर्भ में बात करते हैं। ये उनके वार्षिक सांस्कृतिक समारोह हैं। गांव का मुखिया झंडा लेकर चलता है और शेष लोग लाठी लेकर उनके पीछे पीछे चलते हैं। यह अखाड़े या गांव तक जाते हैं। यह लोगों का त्योहार है। पीढ़ियों से लोग किसी को नुकसान पहुंचाए बिना ऐसा करते आए हैं और अब हमें 2 वर्ष पहले मतलब यह बताया गया है कि हम हथियार लेकर नहीं चल सकते हैं। देखिए कितना मुखर तरीके से आदिवासियों का बात रखते हैं। फिर आगे कहते हैं कि बिहार के कई समुदाय के लोग यहाँ बैठे हैं जो अपने घर तक तब तक नहीं जा सकते जब तक कि उनके साथ कोई हथियार बंद लोग न हो। और हमारे क्षेत्र में लोग जंगलों में रहते हैं। हम लोग यहाँ तक कि महिलाएं भी हथियार लेकर चलती हैं, पर वास्तव में उस रूप में हथियार नहीं होते हैं। आगे जयपाल सिंह कहते हैं कि हमें जब भी सभा करनी होगी हमारे लोग अपनी परंपरागत वस्तुओं के साथ वहाँ आएंगे। फिर संविधान सभा में अध्यक्ष को बात पूछते हैं और कहते हैं कि मुझे बताया जाए कि क्या इसका अर्थ यह लगाया जाए कि हम अशांतिपूर्ण ढंग से जमा हुए और किसी गैर कानूनी कार्य के लिए हथियार लेकर चल रहे हैं। महाशय, यह कुछ बातें हैं जिनको मैं स्पष्ट करना चाहता था। मैं एक और संदर्भ रखना चाहूंगा। छोटानागपुर में यह रिवाज है कि हर 7 साल पर वहाँ पे जन शिकार का आयोजन होता है और हर 7 साल पर महिलाएं पुरुष का वेश धारण करती हैं और जंगलों में शिकार करती हैं। फिर कहते हैं यहाँ पे गौर कीजिए, पुरुष वेश में महिलाएं होती हैं। ये वो अवसर होता है जब महिलाएं जैसा कि स्वाभाविक है पुरुष की तरह अपनी वीरता का प्रदर्शन करती हैं। वे पुरुषों की तरह तीर, कमान, लाठियां, भालों और इस तरह के अन्य हथियारों से लैस होती हैं। महाशय, अब नए संविधान के इस अनुच्छेद के अनुसार सरकार यह मान सकती है कि हर 7 साल पर महिलाएं कुछ खतरनाक उद्देश्यों के लिए जमा होती रही हैं। मैं सदन से आग्रह करता हूं कि वह ऐसा कुछ भी ना करे जो इन सीधे साधे लोगों को परेशानी में डाल दे। ये लोग हमारे देश के सर्वाधिक शांतिप्रिय नागरिकों में हैं। हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे उनमें गलतफहमी पैदा हो और मुश्किलें बढ़ जाए। फिर वो आगे बात करते हैं, कहते हैं कि मैं आदिवासियों के इलाकों में काफी समय से रह रहा हूँ। पिछले 9 वर्षों से मैंने काफी यात्राएं की हैं, तो मुझे यह बात पता लगा है कि आदिवासियों को किस बात की जरूरत है और इस सदन से उनके लिए क्या उम्मीद की जा सकती है। फिर उन्होंने कहा कि मैं आग्रह करता हूं कि आदिवासियों के हितों और उनके खासियतों को संरक्षित किए जाने और उनके देखभाल की जरूरत है। जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा में आदिवासियों के हक में और सी बातें कहते हैं, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो कहीं रखते हैं। धन्यवाद।